राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मृत्युदंड से दंडनीय अपराध। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इस मृत्युदंड का प्रावधान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके से किया गया है। इन दोनों विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने भी हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो अपलोड होने हैं अभी क्रैश कोर्स को लेकर के। बिल्कुल आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वीडियो तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाएगा जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा कर रखेंगे। आपको उस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस वीडियो से भी कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना। इस समय जितने भी वीडियो यूपी एपीओ क्रैश कोर्स के लिए बनाए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन यहां से हर हालत में हर एक वीडियो से आपको मिलना ही मिलना है, इसको कोई काट नहीं सकता। अगर आप लोग यूपी एपीओ का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या पीसीजे के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फुल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या मेंस के लिए आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज के लिए आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क करिए और अपनी सुविधा अनुसार आप संस्थान से जुड़ करके अधिकतम लाभ ले सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिस्ट मैंने दी है आईपीसी के अपराधों का। कौन से पर आईपीसी के अपराधों का उल्लेख किया गया है और उन अपराधों का उल्लेख किया गया है जिसके लिए सजा मृत्युदंड दिया गया है। देखिए आईपीसी में मृत्युदंड से दंडनीय जो धाराएं हैं, कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसमें प्रत्यक्ष तौर से मृत्युदंड लिखा हुआ है, यानी कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे यदि कोई व्यक्ति बिना प्राधिकार के करता है तो उसके लिए मृत्युदंड तक की भी सजा का प्रावधान किया गया है। हाँ, वर्तमान में आईपीसी में ऐसी कोई सिंगल धारा नहीं है जिसके लिए मात्र सजा मृत्युदंड ही हो। एक धारा थी धारा 303 कि यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास का सिद्ध दोष व्यक्ति है, यानी आजीवन कारावास का सजा उसे मिला हुआ और वो मृत्युदंड कारित कर देता है रक्षा में रहते हुए, तो किसकी मृत्युदंड कारित करे? कैदियों की या जेलरों को ही मारता रहा होगा ऐसा व्यक्ति, तो उसके लिए केवल और केवल मृत्युदंड का प्रावधान था धारा 303 में, जिसे वर्तमान में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 के केस में सेक्शन 303 को आर्टिकल 14 एंड 21 के ग्राउंड्स पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। वर्तमान में कोई भी ऐसी सिंगल धारा नहीं जिसमें एकमात्र सजा मृत्युदंड हो। ये जितनी धाराओं की लिस्ट आप देखेंगे इसमें मृत्युदंड सजा है, लेकिन साथ ही साथ और भी सजाओं का उल्लेख किया गया है। अगर आप धारा को प्रत्यक्ष तौर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 धारा यहाँ पे है, 8 4 12 और 1 13 धारा। ठीक है, टोटल कितनी धारा है? 13 धारा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 धाराएं प्रत्यक्ष तौर से आईपीसी में उल्लिखित हैं जिनके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। लेकिन इन 13 धाराओं में अगर आप देखेंगे तो मूल धाराएं 13 नहीं है, कितनी नई धाराएं जोड़ी गई? 195 का जोड़ा गया, 364 के जोड़ा गया 2 और 4 धाराएं, ये 4 2 6 धाराएं आप 13 में से निकाल दीजिए तो 7 धाराएं। पूरे आईपीसी में मूल 7 धाराएं ऐसी थी जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान था। वर्तमान में 6 और धाराएं उसमें जोड़ दी गई हैं जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया है। टोटल 13 धाराएं ऐसे हैं जिसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। और डायरेक्ट इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष धारा दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के माध्यम से भी हम मृत्युदंड को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी धाराएं हैं 13 धाराओं में। पहला, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या उसका दुष्प्रेरण करना या उसका प्रयत्न करना, यानी अगर कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है या उसका अटेम्प्ट भी करता है, सफल नहीं भी होता तब भी उसको मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है। केवल मृत्युदंड ही एकमात्र सजा नहीं है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, ठीक है, और जुर्माना ऐसे करके सजा लिखा गया है। तो मृत्युदंड भी इसके लिए सजा का प्रावधान है।
उसके बाद धारा 132 है कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के किसी ऑफिसर, नौसेना, वायुसेना या थल सेना, ठीक है, यानी किसी सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक में आपस में ऐसा कोई विद्रोह कराता है, उन्हें दुष्प्रेरित करता है कि वो आपस में विद्रोह करें, और अगर वो आपस में विद्रोह कर दें तो उसके लिए भी सजा मृत्युदंड लिखा गया है। सेक्शन 132 चैप्टर 7 है ये आपका, ये चैप्टर 6 है। उसके बाद मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अगर कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है और उसके मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने से कोई निर्दोष व्यक्ति फांसी के फंदे पर लटक जाता है तो उस मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने वाले व्यक्ति को भी फांसी के फंदे पे लटकाया जा सकता है, यानी उसके लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान है 194। उसके बाद सेक्शन 195 है झूठी गवाही देने के लिए किसी को धमकी देना या उत्प्रेरित करना। अगर कोई व्यक्ति किसी को झूठी गवाही देने के लिए धमकी देता है या उत्प्रेरित करता है और उसके द्वारा झूठी गवाही दी जाती है और उसकी झूठी गवाही देने से कोई निर्दोष व्यक्ति फांसी के फंदे पर लटक जाता है तो उस धमकी देने वाले व्यक्ति को या दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। ये धारा 195 है। और जिसने मिथ्या साक्ष्य दिया उसे दंडित किया जाएगा 194, जिसने उसे देने के लिए धमकी या उत्प्रेरित किया उसे 195। फिर हत्या के लिए 302 में मृत्युदंड की सजा लिखी हुई है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास और जुर्माना, इस तरह से सजा लिखा हुआ है। उसके बाद अक्षम व्यक्तियों को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, ठीक है, उन्हें दुष्प्रेरित करना। अक्षम व्यक्ति में अगर कोई स्वस्थ चित्त व्यक्ति है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, यानी कोई शिशु जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, कोई विकृत चित्त व्यक्ति हो, कोई मत व्यक्ति हो, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को आत्महत्या करने के लिए अगर उकसाया जाता है तो धारा 305 में भी मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। ये अलग की बात है, 10 वर्ष तक के कारावास की भी बात उसमें की गई, कठोर कारावास की, लेकिन मैक्सिमम मृत्युदंड भी उल्लिखित किया गया। उसके बाद धारा 307 है। 307 आत्महत्या के प्रयास के लिए भी मृत्युदंड लिखा गया है, लेकिन धारा 307 के तीसरे पैरा में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन सिद्ध दोष होते हुए मृत्युदंड को हत्या करने का प्रयास करता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हत्या करने का आजीवन सिद्ध दोष होते हुए हत्या करने का प्रयास करता है और उसके प्रयास में अगले को कोई उपहति हो जाती है तब उसे भी मृत्युदंड दिया जा सकता है, या आजीवन कारावास दिया जा सकता है या 10 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। यानी धारा 307 के तीसरे पैरा के लिए 3 तरह की सजाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति धारा 307 की पैरा 3 का अपराध करता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास दिया जा सकता है। चलिए, केवल मृत्युदंड नहीं लिखा, ध्यान दीजिएगा। अगर इसके बाद भी किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं से है तुरंत आप फोन उठाइए, इस नंबर पे संपर्क करिए, अपनी समस्या का समाधान करवाइए। आइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे नुकसान आपका होना, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। सब्सक्राइब करेंगे, बहुत तरह की वीडियो आपको क्रैश कोर्स के बारे में और लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता रहेगा, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगा, ठीक है। इस तरह से जानकारी आपको इतनी डिटेल में जानकारी किसी भी आपको जो है चैनल पे मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो बस वही टेल टाइप का आपको जो है वीडियो मिलेगा कि बस आप उसको देख के केवल लालायित हुए, कुछ मिल नहीं सकता जब तक आप उनसे जुड़ेंगे नहीं। यहाँ पे बिना जुड़े भी आपको बहुत सारी जानकारियां दे दी जा रही हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको जो है फायदा पहुंचाएगा। उसके बाद 364 फिरौती मांगने के लिए अपहरण या व्यपहरण करना। अगर आपने किसी व्यक्ति को फिरौती मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए अपहरण व्यपहरण किया और उस व्यक्ति को उस पैसे के लिए फिर उसे जो है उपहति पहुंचाते हैं, धमकी देते हैं, ठीक है, या किसी संस्था को या सरकार को धमकी देते हैं, तो ऐसी स्थिति में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है 364 ये में। उसके बाद 376 का, 376 का खा, 376 घा, खा, 376 अंगा, यानी 5 धाराएं रेप में मृत्युदंड की बात करती हैं। 376 का में लिखा हुआ है जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से ऐसी दशा में रेप करता है जब वो जो है विकृत अवस्था में पहुंच जाती है, कोमा की अवस्था में पहुंच जाती है, तो उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है।
ठीक है, और भी सजाएं लिखी गई हैं, लेकिन उसमें से क्योंकि मैं मृत्युदंड पे ये वीडियो बनाया हूं तो मैं मृत्युदंड की बात कर रहा हूं कि मृत्युदंड भी उसे दिया जा सकता है। तो 376 का में जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ इस कंडीशन में रेप करे कि वो विकृत अवस्था में पहुंच जाए, मतलब कि दिमाग उसका काम ना करे, बेहोश हो जाए, जिसको कहते हैं कोमा में महिला चली जाए। निर्भया रेप कांड जब 2012 में हुआ था तो निर्भया के साथ यही हुआ था कि उसके साथ रेप तो लोगों ने किया ही किया, साथ ही साथ उसके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ जो है रॉड वगैरह इंसर्ट कर दिए थे, जिससे बहुत ज्यादा अंदर क्षति हो गई थी और महिला कोमा की अवस्था में चली गई थी। अंत में उसको जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। तो अगर उस समय अगर उसकी जान नहीं भी जा रही है तो कोमा की अवस्था में साल 2 साल 4 साल 10 साल भी चलती रहे तो भी ऐसे व्यक्तियों को फांसी की सजा दी जा सकती है। यह है 376 का, यानी मरना जरूरी नहीं है। ठीक है, रेप के अपराध में किसी व्यक्ति को फांसी की सजा देने के लिए 376 ए के तहत महिला का मरना जरूरी नहीं है। मर जाएगी तो मर्डर का तो अलग से चार्ज ही बन जाता है। उसके बाद 376 का खा एक नई धारा जोड़ी गई 2018 में, 376 का जोड़ी गई 2013 में, का खा एक नई धारा 2018 में जोड़ी गई है, जिसमें यदि 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ रेप किया जाता है तो उसके लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया। ये कठुआ रेप कांड फिर जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद 376 घा खा एक धारा जोड़ी गई। घा तो पहले से थी 2013 से, घा खा जोड़ी गई। उसमें भी कहा गया सामूहिक रेप, यदि 12 वर्ष से कम आयु के लड़की के साथ सामूहिक रेप किया जाता है तो ऐसी दशा में भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। ये भी कठुआ रेप कांड के प्रभाव से जोड़ा गया है। उसी समय एक घटना मध्य प्रदेश में भी घटी थी जिसमें 7-8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक रेप किया गया था, उसको कूट पीट के मारा गया था। उसके बाद धारा 376 अंगा कहता है कि रिपीटेशन ऑफ रेप, यानी यदि कोई व्यक्ति एक बार रेप के आरोप के लिए दोषी हो जाता है 376 में, दोबारा फिर वो रेप के अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो उसे अधिकतम सजा मृत्युदंड भी दी जा सकती है, 376 अंगा। उसके बाद फिर लिखा हुआ है सेक्शन 396 हत्या सहित डकैती, यानी जब कोई व्यक्ति डकैती में हत्या कारित कर देता है तब ऐसे व्यक्ति को भी मृत्युदंड की सजा दी जाती है, यानी इसे कहते हैं हत्या सहित डकैती। सेक्शन 396 बहुत महत्वपूर्ण धारा है। 396 हत्या सहित डकैती, केवल डकैती के लिए दंड 395 में लिखा हुआ, लेकिन हत्या सहित अगर डकैती हुई, डकैती करने के दौरान अगर किसी को मार दिया गया है तो फिर धारा 396 लगेगी और उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। ये अलग की बात है, धारा 396 के साथ साथ 302 भी अप्लाई होगी, क्योंकि मरा है व्यक्ति तो मर्डर भी वो है, अगर डकैती नहीं भी साबित हो पाए तो भी 302 में वो दोषी ठहरा दिया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा ये 13 धाराएं प्रत्यक्ष तौर से हैं जो मृत्युदंड की प्रावधान करते हैं। उसके बाद अगर इन्हीं अपराधों का, इनमें से उन ऐसे अपराधों का दुष्प्रेरण किया जाए, ऐसे अपराधों का दुष्प्रेरण किया जाए और वो दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध हो जाए, या ऐसे अपराधों का आपराधिक षड्यंत्र किया जाए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची जाए और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी ये अपराध गठित हो जाए, तो अगर किसी धारा में पर्टिकुलर उसके लिए सजा नहीं लिखी गई है तो सेक्शन 109, ठीक है, सेक्शन 109 कहती है कि उस व्यक्ति को उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस धारा के लिए दंड लिखा गया। तो उस धारा में जिस धारा में मृत्युदंड लिखे ही गए उसको भी मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है। तो यह है अप्रत्यक्ष धारा, ठीक है, और सेक्शन 109 कहती है अबेटमेंट की सेक्शन से है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र करता है, किन अपराधों का, इन्हीं धाराओं में दंडनीय अपराध का आपराधिक षड्यंत्र करता है और उसके लिए कोई अलग से सजा नहीं लिखी हुई है तो उस व्यक्ति को भी वही सजा दी जाएगी जो दुष्प्रेरण किए जाने पर दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि अगर 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया जाए तो ये सब मृत्युदंड से दंडनीय अपराध है। अगर इन धाराओं का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया जाता है तो भी उस व्यक्ति को वही सजा दी जा सकती है जो इस धारा में लिखी हुई है। ये आप जब धारा 120B आप आईपीसी का पढ़ेंगे तो वहां की व्याख्या से निकल के आता है। तो इन सभी धाराओं का 13 धाराओं का अगर कोई आपराधिक दुष्प्रेरण करता है या आपराधिक षड्यंत्र करता है और परिणाम स्वरूप वो अपराध किया जाए तब उस व्यक्ति को भी मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है। तो ये अप्रत्यक्ष धाराएं हैं। दुष्प्रेरण यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दुष्प्रेरण पे 109, आपराधिक षड्यंत्र पे 120 120
ये दो धाराएं अप्रत्यक्ष तौर से भी मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान करती हैं जब मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण या आपराधिक षड्यंत्र किया गया हो और परिणाम स्वरूप वो अपराध किया गया हो। हाँ, इसमें जैसे 305 देखेंगे, ये दुष्प्रेरण के लिए ही लिखा हुआ है। अब 305 का दुष्प्रेरण करोगे तो सीधे 305 खुद ही लग रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं फिर आप लोगों से एक बात कहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। आपको बताने से आपका ज्ञान घटेगा नहीं, बल्कि आपके ज्ञान में और वृद्धि होगी। आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना होगी कि 4 लोग और इस बात को जान गए तो मैं उनसे भी बेहतर और तैयार करूँ। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। किसी व्यक्ति को कहीं भी कोई भी समस्या हो, कानून से संबंधित कोई भी समस्या, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस या पीसीजे के सिलेबस को लेकर के आप तुरंत फोन उठाइए, इस नंबर पे कॉल करिए और अपनी समस्या का समाधान करिए। ठीक है, 24 घंटा आपके लिए सुविधा उपलब्ध है। चलिए अब हम लोग फिर जो है इसी आईपीसी में फिर कोई ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम से जो है संबंधित